ऑडियो 6। पुस्तक प्रबुद्ध नारियां आगे आएं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। हेडिंग 16। बाल संस्कार शालाएं। शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन की संयुक्त प्रक्रिया पहली कक्षा के बालकों से लेकर 8वीं कक्षा तक के बालकों से आरंभ की जाए। उनके लिए ट्यूटोरियल कक्षाएं चलाई जाएं। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई भर से आजकल काम नहीं चलता। ट्यूशन की मोटी राशि देकर शिक्षकों को घर बुलाने की मना स्थिति एवं परिस्थिति हर अभिभावक की नहीं होती। ऐसी दशा में बालकों को अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हो सकना कठिन पड़ता है। अपने मन से अकेले पढ़ते रहें, ऐसा उनका स्वभाव नहीं होता। फेल हो जाने या डिवीज़न बिगड़ जाने पर उनका मनोबल टूट जाता है और कितने ही सदा के लिए पढ़ना छोड़ देते हैं। इन कठिनाइयों का समाधान यह है कि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बाल संस्कार शालाएं उनके स्कूली समय को छोड़कर चलाई जाएं। फीस कुछ भी न ली जाए। इस पाठशाला में अनेक छात्र आग्रहपूर्वक सम्मिलित होंगे। आम व्यक्ति भी खुशी खुशी उन्हें भेजेंगे। इस दृष्टि से भी कि स्कूली समय से अवकाश मिलने पर बच्चे दंगा मचाते, आवारागर्दी में घूमते और कुसंग में पड़कर भविष्य बिगाड़ते हैं। इस झंझट से बचने के लिए भी हित इसी में है कि बच्चे इन बाल संस्कार के निमित्त बनाई गई प्रज्ञा पाठशालाओं में पढ़ने जाया करें। इसमें अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने और संस्कार प्राप्त करने का दोहरा लाभ है। जिस प्रकार अन्य कामों के लिए विचारशील उदार चेताओं से समय मांगा जाता है, उसी प्रकार पाठशालाओं में पढ़ाने के लिए बिना मूल्य पुरुषार्थियों से समय देते रहने के लिए आग्रह किया जा सकता है। जिनका ऐसे कार्यों में उत्साह है, आवश्यक नहीं कि वे सेवानिवृत्त ही यह उत्साह दिखाएं। व्यवसाय, नौकरी आदि रहते हुए भी इस हेतु समय दे सकने वाले और पाठशाला के समय पर पढ़ाने के लिए पहुंचते रहने वाले लोग तलाश करने पर अवश्य ही मिल सकते हैं। स्थान की दृष्टि से संस्थानों का हॉल, बरामदा या आंगन इस प्रयोजन के लिए सर्वोत्तम है। इससे उपयोगी सेवा साधना में संलग्न होने से संस्थानों की गरिमा बढ़ती है और जन जन की सहानुभूति अर्जित होती है। बच्चों से प्रयास आरंभ करना इसलिए सरल है कि उनकी व्यवस्था बनाने में कहीं भी कठिनाई नहीं हो सकती। हेडिंग 17। प्रौढ़ पाठशालाएं। प्रौढ़ शिक्षा का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। अविवाहित या छोटी आयु की लड़कियां स्कूलों का लाभ उठा सकती हैं, पर जिनकी उम्र बड़ी हो चुकी है, जो विवाहित हैं, जिन्हें घर गृहस्थी संभालनी है, उनको भी अशिक्षित नहीं रहने दिया जा सकता। आज जिनको सामाजिक भूमिकाएं निभानी पड़ रही हैं, जिनका प्रभाव है, जो समर्थ हैं, आज की समस्याएं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं और उन्हीं के द्वारा सुलझ सकती हैं। छोटी कन्याएं बड़ी होकर 15-20 साल बाद प्रभावशाली बनेंगी। तब तक वर्तमान पीढ़ी की अशिक्षित महिलाओं को उपेक्षित नहीं रहने दिया जा सकता। आज की समर्थ नारी को आज ही अशिक्षा के चंगुल से छुड़ाया जाना चाहिए। आमतौर से तीसरे प्रहर 2 से 5 तक 3 घंटे ही प्रौढ़ महिलाओं के पास फुर्सत के रहते हैं। इसी समय में हर जगह सुव्यवस्थित महिला प्रौढ़ विद्यालय चल पड़े। इसकी सुनिश्चित योजना चल ही पड़नी चाहिए। इसके लिए जो भी साधन जुटाने आवश्यक हैं, उन्हें जुटाना समय की अनिवार्य मांग समझी जानी चाहिए। इसके लिए भावनाशील नर को तन, मन और धन तीनों ही प्रकार के सहयोग उदारता पूर्वक देने चाहिए। जहां महिला संगठन है, उन्हें इसके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए। जहां संस्था का अपना महिला भवन बन सके, वहां उसके लिए प्रयत्न किया जाए। यह निर्माण मंदिर, धर्मशाला, तालाब, अन्न क्षेत्र आदि पुण्य के नाम पर किए जाने वाले सभी निर्माणों से कहीं अधिक पुण्य और सत्परिणाम उत्पन्न करने वाला होगा। इस कारण निर्माणकर्ताओं को इसमें अधिक श्रेय प्राप्त होगा। उदार और प्रभावशाली लोग यदि इस निर्माण की उपयोगिता समझ सकें, तो उनकी सहायता से अथवा जन साधारण का मुट्ठी मुट्ठी सहयोग एकत्रित करके यह निर्माण भी हर जगह संभव हो सकता है। संपन्न और भावनाशील लोगों तक यह आवाज पहुंचाई जानी चाहिए। जिनके कान में यह बात पड़े, वे यदि नारी जागरण की उपयोगिता अनुभव कर सकें, तो उन्हें ऐसे निर्माणों को करने या कराने का संकल्प ले ही लेना चाहिए। उसके लिए समय एवं धन देने के लिए
बढ़ी चढ़ी उदारता का परिचय देना चाहिए। ऐसे शुभ संकल्पों में ईश्वरीय सहायता मिलती है। आदर्श एवं पुरुषार्थ का समन्वय सदा ही सफलता प्रस्तुत करता रहा है। संपन्न और पुरुषार्थी लोगों का साहस एवं उत्साह जाग पड़े तो कोई कारण नहीं कि कुछ ही समय में हर जगह एक साधन संपन्न महिला भवन बनकर खड़ा न हो जाए। यदि वैसा न हो सके तो मांग कर या किराए का कोई स्थान लेकर इस नारी प्रौढ़ शिक्षा का पुनीत कार्य जल्दी से जल्दी चालू कर देना चाहिए। मंदिरों में, धर्मशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानों में ढेरों जगह खाली पड़ी रहती हैं। स्कूलों के कमरों का भी उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। जहां वैसी सुविधा हो वहां उसका भी लाभ लिया जा सकता है। अपने प्रौढ़ महिला विद्यालयों में पहला शिक्षा, दूसरा स्वावलंबन, तीसरा सर्वतोमुखी प्रगति के 3 क्रियाकलाप मिले जुले रूप में चलने चाहिए। शिक्षा का पहला चरण निरक्षरता निवारण और दूसरा सद्ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। जो महिलाएं निरक्षर हैं उन्हें साक्षर बनाया जाना चाहिए। सरकारी प्राथमिक स्कूल की 5वें दर्जे जितनी शिक्षा हर नारी को मिलनी ही चाहिए। इसके लिए स्थानीय प्राथमिक शालाओं में चलने वाला पाठ्यक्रम ज्यों का त्यों लिया जा सकता है। दूसरा, ज्ञान संवर्धन वाला पाठ्यक्रम शिक्षितों और अशिक्षितों दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य जीवन के विभिन्न पक्षों, उनकी समस्याओं और समाधानों की जानकारी देना होना चाहिए। व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के संबंध में तथ्य, तर्क और प्रमाण सहित शिक्षण दिया जाए। जीवन जीने की कला, बच्चों का पालन पोषण, घर की व्यवस्था, धन का संतुलन, उसे खर्च करने का ढंग, रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाला सामान्य ज्ञान, भोजन पकाने का सुधरा हुआ ढंग, स्वास्थ्य रक्षा, शिष्टाचार, रोगियों की देखभाल, सफल दाम्पत्य के सूत्र, परिवार के सदस्यों में भावनात्मक एकता बनाए रखने का ढंग, अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार, जीवन का लक्ष्य तथा उसे पाने का क्रम, हंसते हंसाते जीवन जीने का दृष्टिकोण, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बनाना, परिवार संस्था का नव निर्माण, नारी की प्रगति कैसे हो, इसकी दिशा, संभावना और योजना, अध्यात्म का व्यावहारिक रूप जैसे अनेक विषय इस ज्ञान संवर्धन पाठ्यक्रम में शामिल रहने चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ गृह उद्योगों का प्रशिक्षण भी चलाया जाना चाहिए। इससे आर्थिक प्रगति के साथ साथ और भी लाभ हैं। बुद्धि में पैनापन आता है और रचनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ाने में भी बहुत सहायता मिलती है। जापान कुटीर उद्योग में अग्रणी है। वहाँ हर घर एक छोटा कारखाना है। घर के सभी लोग अवकाश के समय में कुछ काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। निठल्ले बैठने से जो तरह तरह के दुर्गुण उत्पन्न होते हैं उनके लिए गुंजाइश ही नहीं रहती। उपार्जन की क्षमता बढ़ने से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे बढ़ने का उत्साह उत्पन्न होता है। अपने देश में कुटीर उद्योगों के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। सिलाई, बुनाई, खिलौने, टूट फूट की मरम्मत, शाक वाटिका तथा स्थानीय स्थिति के अनुरूप हर क्षेत्र में अनेकों उद्योग संभव हो सकते हैं। उनमें से जहां जिन्हें उपयुक्त समझा जाए वहां उनका इस गृह उद्योग विभाग में समावेश किया जा सकता है। संगीत भी इस शिक्षण में सम्मिलित रखा जाना चाहिए। सद्भाव संवेदनाओं को हुलसित करने के लिए संगीत से बढ़कर सरस, सरल और सफल माध्यम दूसरा नहीं हो सकता। इसके लिए सुगम संगीत पद्धति में गाने का तथा बजाने का जहाँ जो साज प्रचलित हो वहाँ उन्हें बजाने का शिक्षण दिया जा सकता है। संगीत और भाषण दोनों को सिर्फ मनोरंजन कला नहीं बल्कि जीवन की उपयोगी शक्तियाँ माना जाना चाहिए। इन दोनों का उपयोग जनमानस से अवांछनीयता उखाड़ फेंकने में एक शक्तिशाली औजार की तरह हो सकता है। हमारी प्रौढ़ पाठशालाओं में इन दोनों कलाओं का शिक्षण, इन शक्तियों का समुचित संवर्धन किया जाना चाहिए। यह तो प्रौढ़ महिला विद्यालय का वह भाग हुआ जो 2 से 5 बजे के बीच 3 घंटे रोज स्कूली ढंग से पढ़ाया जाया करेगा। साक्षरता, कुटीर उद्योग, सामान्य ज्ञान, भाषण, संगीत आदि उस पाठ्यक्रम के अंग हैं जो विद्यालय की 4 दीवारी के भीतर पढ़ाया जाना है। इससे अगला प्रशिक्षण वह है जो घर घर जाकर जन जन से संपर्क बनाकर दिया जाना है। संगठन, साप्ताहिक सत्संग, संस्कार, त्योहार,
कथाएं, परिवार गोष्ठी, चल पुस्तकालय जैसी प्रचारात्मक रचनात्मक गतिविधियां इसी प्रकार की हैं जिन्हें जनसंपर्क द्वारा ही आगे बढ़ाया जा सकता है। सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, गलत परंपराएं, अनैतिकताएं, अवांछनीयताएं अपने समाज में इतनी अधिक हैं कि उनके विरुद्ध संघर्ष किए बिना छुटकारे का और कोई रास्ता नहीं है। जैसे जैसे अपना संगठन मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे विवाहोन्माद, दहेज, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, मृतक भोज जैसी कुरीतियों से जूझने का मोर्चा तेज करना पड़ेगा। इन सभी गतिविधियों का केंद्र अपना महिला भवन ही हो सकता है। शिक्षा, स्वावलंबन और सर्वतोमुखी प्रगति की तीनों धाराओं का उद्गम यही छोटा सा भवन होगा। ये तीनों धाराएं परस्पर मिलकर पतित पावनी गंगा की तरह प्रवाहित होंगी। यह धारा सगर पुत्रों की तरह नरक की आग में जलने वाले जन समाज को स्वर्ग जैसी परिस्थिति में बदल देने का लाभ दे सकेंगी। हेडिंग 18। सभी महिलाएं सहयोग करें। महिलाओं में से हर एक के पास पर्याप्त अवकाश है और साधन तथा अवसर भी। वे चाहें तो गृहस्थ के उत्तरदायित्व को संभालते हुए समस्त नारी जाति और स्वयं के लिए भी सोच सकती हैं। समय कम मिलता हो तो अपने परिवार के अन्य लोगों को नारी जागरण की दिशा में कुछ समय लगाने और ध्यान देने की प्रेरणा दे सकती हैं। जिनके पास साधन है वे उन्हें इस पुण्य प्रयोजन में लगाने की बात सोच सकती हैं। जिनके उत्तरदायित्व पूरे हो चुके हैं वे अपने को नारी समाज के लिए उत्सर्ग करने का साहस कर सकें तो इसमें उनका और समस्त समाज का हित साधन हो सकता है। बड़े घरों की शिक्षित महिलाएं जिनके घर नौकर चाकर काम करते हैं उनको सेवा के लिए समय निकालना चाहिए। जिनके ऊपर कोई खास जिम्मेदारी नहीं है वे बहुत आसानी से नारी कल्याण के कार्यों में हाथ बटा सकती हैं। खाली आलस्य में पड़े रहने से समय का उपयोग भी नहीं होता और स्वास्थ्य भी खराब होता है। समय का सदुपयोग उनकी लोकप्रियता के रूप में फलीभूत होगा। प्रतिष्ठित परिवार की महिला स्वयं अपने कार्यों से सम्मानित होकर पति की प्रतिष्ठा को दुगनी कर सकती है। ऐसे अवसर पर अपने समय को नारी सुधार के कामों में लगाकर शिक्षित महिलाओं को लाभ उठाना चाहिए। विधवा परित्यक्ताएं भारभूत बनकर जीवन जीती हैं। संतान न होने के कारण अथवा कुरूप होने के कारण कितनी ही बहनें पग पग पर लांछित होती हैं। ऐसी स्थिति में कष्टदायक स्थिति की अपेक्षा नारी जागरण की तपश्चर्या में अपने आप को लगा देना अधिक श्रेष्ठकर है। किन्हीं पर भार बने रहने से तो अच्छा है और किसी का भार हल्का कर देना आत्महत्या जैसे घिनौने उपाय सोचने की अपेक्षा इस सेवा यज्ञ में जुट पड़ना हर दृष्टि से उपयुक्त है। जिन लड़कियों की आर्थिक कठिनाई या कुरूपता के कारण शादी नहीं हो सकी अथवा दूसरों के असफल विवाहित जीवन से शिक्षा लेकर अविवाहित रहना चाहती हैं, वे शिक्षित कुमारियां यदि महिला जागरण में जुट जाएं तो युग की महती आवश्यकता पूरी कर सकने योग्य जनशक्ति सहज ही जुटा सकती हैं। स्त्रियों के सुधार के पुण्य प्रयास में पढ़ी लिखी महिलाओं अध्यापिकाओं को पूरी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बालिकाओं को पढ़ाने के कारण उनके परिवारों से अध्यापिकाओं का सहज संबंध होता है। इस कारण घर का पुरुष वर्ग उन पर सहज विश्वास रखता है। वह सर्वथा योग्य समझेगा और उनका कभी विरोध न करेगा। अध्यापिकाओं को अपनी इस विश्वसनीय स्थिति का लाभ उठाना और उसका उपयोग घरों की पिछड़ी नारी के सुधार के रूप में करना चाहिए। अध्यापिकाएं सीधे घरों में जाकर महिलाओं से संपर्क स्थापित कर सकती हैं। घर में पहुंचकर वे महिलाओं को शिक्षा का महत्व बताएं और उन महिलाओं व लड़कियों को पाठशाला भेजने को प्रेरित करें जिन्हें अभी पढ़ने नहीं भेजा है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर फीस माफी और शिक्षा सामग्री दिलाने का आश्वासन दे सकती हैं। यदि अध्यापिकाएं घरों से लड़कियों को लाने ले जाने का कार्य भी निश्चल सेवा भाव से करें तो घर के लोगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। लड़कियों को बाहर निकालने पर संकोच करने वाली महिलाएं उनको स्कूल भेजने को तैयार हो जाएंगी।